आपको बताता हूँ वंशवाद की राजनीति। जैसे आप देखिए यहाँ की जो सांसद हैं, उनका उदय इसलिए हुआ कि रमेश यादव जी के परिवार से हैं। आप देखिए जयंत सिन्हा जी को, उनका उदय इसलिए हुआ कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। आप देखिए बरकट्ठा के विधायक को, उनका उदय इसलिए हुआ कि वो चित्तरंजन यादव के बेटे हैं। आप देखिए अंबा प्रसाद जी को, उनका उदय इसलिए हुआ कि योगेंद्र साव की बेटी है। आप देखिए शिल्पी जी को, वो बंधु तिर्की जी की बेटी हैं। मैं इन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप कुमार जयमंगल को देखिए, राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। आप अगर बुलाते हैं किसी बिहार की अदाकारा को और अदाकारा कहती हैं कि मंच पर आइए जरा बोलिए आप भी कुछ दो लाइन, तो वो कहते हैं कि अगर आप आरा से हैं तो हम भी बक्सर से हैं। ऐसे लोगों को ये शर्म नहीं आता है कहने में। नहीं, मैं ये सीधे तौर पर आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि एनटीपीसी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बड़का का त्रिवेणी सैनिक कंपनी हो, चाहे वो आलोक स्टील जो आंदोलन चल रहा था, चाहे वो रुंगटा की बात हो, ये सभी लोग जो है इन नेताओं से मिले हुए हैं और इन लोगों के बीच साठ-गांठ है, इन लोगों के बीच लेन-देन है और ये लगा। जोहार नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोडरमा विधानसभा में और मेरे सामने जेबी केसेस के एक ऐसे सक्रिय सदस्य मौजूद है जो कि हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहा है। विधानसभा घेराव हो, सीएम हाउस घेराव हो, यह बात हो झारखंड बंदी की, हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही काफ़ी ज़्यादा रहा है। और आज मेरे सामने मौजूद है संजय मेहता जी। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और कुछ बातें करते हैं जयराम माथुर से रिलेटिव, जेबी केसेस से रिलेटिव, जेबी केसेस का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, जेबी केसेस किस प्रकार से कमेटी को विस्तार कर रही है, सब कुछ बातें इनसे करते हैं। सबसे पहले जोहार। बहुत बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को, तमाम झारखंड वासियों को, सभी को क्रांतिकारी जोहार, झारखंडी जोहार। बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, कैसे हैं आप? नहीं, मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। लेकिन हाँ, सभाओं में इधर बीच में नहीं जा पाया क्योंकि इधर हजारीबाग तरफ बहुत सारे कार्यक्रम थे और हम लोगों ने ये तय किया था बीच में कि सभी लोग हम लोग एक ही कार्यक्रम में चले जाते हैं तो दूसरा क्षेत्र छूट जाता है। तो इसलिए हम लोग ये बाँट लिए हैं कि इस क्षेत्र में हमारे कुछ साथी रहेंगे, इस क्षेत्र में हमारे कुछ साथी रहेंगे। तो इस तरीके से संगठन का काम चल रहा था, लगातार संगठन निर्माण का भी काम चल रहा था। तो थोड़ा हम लोग संगठन निर्माण में थे, इस कारण से लगता है। कमेटी का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपने देखा कि जिला कमेटी का हम लोगों ने विस्तार किया, उसके बाद हम लोगों ने प्रखंड कमेटी का विस्तार किया और उसके बाद हम लोग अभी पंचायत कमेटी का विस्तार कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 24 जिलों में, 5 प्रमंडलों में, 264 प्रखंड में और 4345 पंचायतों में हम लोग संगठन बना रहे हैं और ये संगठन बहुत ही बेहतर तरीके से प्रतिबद्ध होकर झारखंड के लिए काम करेगा। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि हजारीबाग विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं और हजारीबाग में देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के वोटर सबसे ज्यादा है। तो फिलहाल तो विधानसभा का चुनाव नहीं है, फिलहाल तो लोकसभा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आप हजारीबाग लोकसभा चुनाव से लड़ने वाले हैं, लेकिन हजारीबाग लोकसभा में देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग को जेबी केसेस किस प्रकार से जोड़ रही? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है वो संगठन की तरफ से आधिकारिक तौर पर आप लोगों को सूचना मिलेगी। लेकिन आपने दूसरा ये सवाल किया है कि मुसलमान भाइयों की संख्या अधिक है, उस वर्ग की संख्या है यहाँ पर। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस संगठन के भीतर तमाम लोग जो हैं, तमाम जाति वर्ग के लोग हैं, सबका एक समावेश है। और चाहे वो झारखंड के मुस्लिम समाज के लोग हों, अक़लियत समाज के लोग हों, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हों और चाहे वो जितने भी गरीब गुरबे लोग हों, सबको इस संगठन में स्थान मिला है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, लगभग 3,70,000 की संख्या में हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि इन सभी का विश्वास जेबी केसेस के प्रति है, झारखंड के प्रति है, झारखंडी जनमानस के प्रति है, झारखंडियत के प्रति है। और ये लोग भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर झारखंड में जो 14 हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं और हजारीबाग का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ धर्म की बुनियाद पर एक तरीके से कह सकते हैं कि रिलीजियस रेडिकलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब कि एक धार्मिक उन्माद फैला करके और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक चिंता जाहिर की है कि ठीक है, धर्म तो एक व्यक्तिगत विषय है, हम लोग पूजा अर्चना करेंगे, सबको पूजेंगे और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति। कोई अल्लाह को मानता है, कोई जाके गुरुद्वारे में पूजा करता है, कोई चर्च में आराधना करता है। तो सबकी अपनी अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था है, ये एक अलग विषय है। लेकिन दूसरा जो विषय है हम लोगों का कि राजनीति इस बुनियाद पर होनी चाहिए कि नीतियाँ क्या है झारखंड में, और अगर नीतियों की बुनियाद पर राजनीति नहीं होगी तो एक बहुत बड़ी चिंता की लकीरें खड़ी होंगी। और हम लोगों ने नीतियों को ही लगातार केंद्र में रखा है इस लड़ाई के। तो इन नीतियों को, चाहे वो झारखंड में स्थानीय नीति की बात हो, चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे विस्थापन की बात हो, चाहे वो हम लोग नेतृत्व में जो कह रहे हैं कि हक देने की बात हो, या झारखंड में जो टेंडर है या संवेदक जितने हैं उसमें झारखंड के लोगों को स्थान मिले, चाहे झारखंड के लोगों को लीज मिले, ये तमाम जो हम लोग बात कह रहे हैं ये सब झारखंड के लोगों के लिए है।
और इसमें सभी लोग प्रभावित होते हैं, सभी लोग इससे सहमत भी हैं। तो मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं और सब लोग इसमें हम लोगों का साथ देंगे। हजारीबाग लोकसभा में जिस तरह से रिकॉर्ड है भाजपा का, वो 2024 में टूटेगी? हाँ, टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा क्योंकि इन लोगों का जो एक तरीके से पोल है वो खुल गया है। 10 साल हो गए हैं। अब तो 10 साल होने चला, 9 साल समझिए कि मान लिए, और 9 साढ़े 9 साल। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग कितने शातिर हैं, धूर्त हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, चालबाज हैं और जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। हर बार जब चुनाव होता है तो ये लोग एक सब्जबाग दिखाते हैं हजारीबाग वासियों को। 4-5 ईंटा जुगाड़ करेंगे, एक छोटा सा बुनियाद खोदेंगे हजारीबाग के सिंदूर में और बोलेंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज चढ़ेगा, हजारीबाग में एयरपोर्ट बनेगा। और उसका आकर के भूमि पूजन करते हैं कि अब देखिए, और बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएंगे एरोप्लेन के साथ, ये हमारा विजन है, हजारीबाग में बनाएंगे एयरपोर्ट। और उसके बाद ये एयरपोर्ट आज हो गए 30 साल 40 साल, ये एयरपोर्ट आज तक नहीं बना। इन लोगों से अगर पूछिएगा कि हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में 5 विधानसभा है, मांडू विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, बरी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज है जिसमें ढंग की पढ़ाई नहीं होती है, हजारीबाग सदर विधानसभा में क्षेत्र में चूंकि जिला मुख्यालय है तो कुछ कॉलेज वगैरह हैं, बड़का गांव में भी जो शैक्षणिक स्थिति है वो बहुत खराब है, रामगढ़ में भी कुछ कॉलेज हैं। लेकिन अगर शैक्षणिक बुनियाद पर आप देखिएगा कि उच्च शिक्षा के लिए इन लोगों ने क्या पहल किया तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे कि पलायन पर इन लोगों ने क्या काम किया है तो दिखाई पड़ेगा कि पलायन को लेकर के कुछ। आप देखेंगे कि जो बड़का गांव में लोग विस्थापित हुए, जो गोंदलपुरा के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों पर इन लोगों का क्या स्टैंड है, जो इस यहाँ पर वर्तमान सांसद है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। ये लोग और अडानी से और एनटीपीसी से पैसा लेकर के फुटबॉल मैच कराते हैं और उस फुटबॉल मैच में बुलाते हैं किसी बिहार की अदाकारा को और अदाकारा कहती है कि मंच पर आइए जरा बोलिए आप भी कुछ 2 लाइन, तो वो कहते हैं कि अगर आप आरा से हैं तो हम भी बक्सर से हैं। ऐसे लोगों को ये शर्म नहीं आता है कहने में कि जिस हजारीबाग की धरती ने मेरे पिताजी को वित्त मंत्री बना दिया, विदेश मंत्री बना दिया, और जिस धरती ने मुझे 2 बार सांसद बनाया, वो हजारीबाग का होने पर गर्व नहीं करते हैं। वो हजारीबाग की धरती पर ये बात कह रहे होते हैं कि मैं बक्सर का होने पर गर्व करता हूँ। अरे कितनी हास्यास्पद बात है। जिस माटी ने आपके पिताजी को पहचान दिया, आपके पिताजी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और आप 2 बार सांसद बने, वैसे लोग इस तरह की बात कहते हैं। तो ये हास्यास्पद स्थिति है और ये लोग बड़े बड़े कंपनियों से इन लोगों को फंडिंग होता है। चाहे आप देख लीजिए, इन लोग बोलेंगे, मैं ये सीधे तौर पर आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि एनटीपीसी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बड़का का त्रिवेणी सैनिक कंपनी हो, चाहे वो आलोक स्टील जो आंदोलन चल रहा था, चाहे वो रुंगटा की बात हो, ये सभी लोग जो है इन नेताओं से मिले हुए हैं और इन लोगों के बीच साठगांठ है, इन लोगों के बीच लेन देन है और ये लगातार चलता रहता है। इसलिए ये लोग इन लोगों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में साथ नहीं होते हैं और ना इन लोगों के खिलाफ एक लाइन बोलने की इन लोगों के भीतर कुव्वत है। आप लोगों का आभार जताना चाहता हूँ कि आप जैसे यूट्यूबर्स, आप जैसे पत्रकारों ने, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने हम लोगों को एक पहचान दिया, इस आंदोलन को पहचान दिया। लेकिन अगर बिहार में कोई एक डिमांड रखते हैं, रेल रोकते हैं, तो पूरे देश में वो खबर बन जाता है, जी न्यूज और आज तक में, जो भी बड़े मीडिया हाउस है। लेकिन हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, जो बड़े मीडिया घराने हम लोगों को नहीं कवर करते हैं, हम लोगों को दरकिनार करके चलते हैं। और 1 लाख की भीड़ तो मोदी जी की सभा में भी कहीं कहीं नहीं पहुंचती है और 1 लाख की भीड़ हम लोगों की सभाओं में आए, तो क्या ये नेशनल न्यूज नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ किस चीज की मांग कर रही है? तो हम लोगों को हर तरह से चला जा रहा है। दिल्ली में हमारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, दिल्ली की मीडिया हमारे साथ नहीं है, झारखंड में राजनीतिक सत्ता हमारे साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इसको अब उसी कीचड़ में उतर करके कमल खिलाने का प्रयास करना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग जाएंगे सियासत में, मुख्य धारा की राजनीति में, और इन लोगों से सीधे तौर पर फाइट करेंगे और सीधे तौर पर चुनौती अच्छा, देंगे। जिस तरह से दूसरे पार्टी भी नियोजन का बात करते हैं, 1932 का बात करते हैं, आप लोग भी वही बात कर रहे हैं, सभा में 1932 का नियोजन का दिलाएंगे, तो दूसरे पार्टी और जेबी केसेस में क्या अंतर है? दूसरे पार्टियों और जेबी केसेस में फर्क ये है कि जेबी केसेस पूरी तरीके से समर्पित लोगों की पार्टी है और इसमें किसी भी मनी पावर, मसल्स पावर वाले लोग और जो लोग लगातार ये देखते रहे हैं राजनीति में एक परिपाटी को कि पैसे और पूंजी की राजनीति हो गई है। आप बताइए कि झारखंड की राजनीति में 23 सालों में क्या कभी कोई ऐसा हुआ कि एक गरीब का बेटा उठ करके और इतना बड़ा आंदोलन करता हो और इतने बड़े राजनीतिक तौर पर पहचान? हम लोग इसलिए खटक रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ वंशवाद की राजनीति। जैसे आप देखिए यहाँ की जो सांसद हैं, उनका उदय इसलिए हुआ कि रमेश यादव जी के परिवार से हैं। आप देखिए जयंत सिन्हा जी को, उनका उदय इसलिए हुआ कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं।
आप देखिए बरकट्ठा के विधायक, उनका उदय इसलिए हुआ कि वो चित्तरंजन यादव के बेटे हैं। आप देखिए अंबा प्रसाद जी को, उनका उदय इसलिए हुआ कि योगेंद्र साव की बेटी है। आप देखिए शिल्पी जी को, वो बंधु तिर्की जी की बेटी हैं। मैं इन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप कुमार जयमंगल को देखिए, राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। आप अगर झारखंड में गौर करेंगे, आप मांडू के विधायक को देखिए, वो टेकलाल जी के बेटे हैं। आप झारखंड में देखेंगे कि स्वतंत्र नेतृत्व का अंकुरन नहीं हुआ है पिछले 23 सालों में। जो भी नए यंग लीडर्स आए, वो राजनीतिक परिवार से आए, वंशवाद से आए, वो परिवारवाद की राजनीति की उपज है। और झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर लीडरशिप का स्किल गांव घर के गलियारे से भी निकल सकता है और गांव घर के लोग भी लीडरशिप दे सकते हैं। और अगर मानटाण की धरती से जयराम जी निकले, मैं बरही के एक साधारण से गांव से निकला और हमारे साथी निकले, तो इन लोगों की आंखों में इसलिए खटक रहे हैं कि ये नौजवानों के पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ियां नहीं है। ये लोग ना माफिया हैं, ना इन लोग कोयला के माफिया हैं, ना लोहा के माफिया हैं। इतना बड़ा आंदोलन कैसे कर रहे हैं? और इसलिए ये लोग लगातार केस मुकदमा करके हम लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि यही फर्क है। इसमें गरीब गुरबे के बेटे लोग हैं, इसमें गरीब गांव के घर के लोग हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें पूंजीपति लोग हैं। यही फर्क है। अच्छा, झारखंड में देखा जाए तो ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। मान लीजिए टाइगर जयराम मातो 2024 में सत्ता में आ जाती है, तो कौन सी समस्याओं को सबसे पहले सॉल्व करेगी? देखिए, सबसे पहली बात जो हम लोगों ने लगातार झारखंड के भीतर एक बात कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े लैंड रिफॉर्म की जरूरत है। झारखंड के लोगों का जमीन छीना गया, उसके बाद उनको पुनर्वास नहीं मिला। और आप देखेंगे जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को आप देखेंगे, तो उसमें यह है कि अगर कोई परियोजना के लिए जमीन ली गई तो 4 साल के बाद अगर वहाँ परियोजना नहीं लगती है 4 सालों तक, तो वो फिर भू रैयत को वापस कर दिया जाना चाहिए। कई जगहों पर जहाँ परियोजना नहीं लगी वहाँ पर जमीन को वापस नहीं किया गया। कई जगहों पर पुनर्वास तो किया ही नहीं गया, मतलब आपका जमीन लिया गया, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे वो कंपनी नहीं जानती है। तो इस तरीके से पुनर्वास को लेकर के झारखंड में काम नहीं हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग, जितने लोग बेघर हुए हैं, उनके पुनर्वास पर एक काम हो। झारखंड की डोमिसाइल की पॉलिसी जो है वो खतियान के आधार पर परिभाषित हो। झारखंड की नौकरी में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाए और कम से कम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी 90% झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित की जाए। और झारखंड में जितने भी हमारे यहाँ पर टेंडर्स हैं, जो छोटे मोटे जितने भी टेंडर्स हैं, बड़े टेंडर्स हैं, वो यहाँ के झारखंड के लोगों को मिले। और यहाँ पर जो एक तरीके से नौकरशाही हावी है, आप देखते होंगे देश की राजनीति में, मैं बता रहा हूँ, झारखंड एक स्टेट है जहाँ पर यहाँ के नौकरशाह हावी हैं। यहाँ के नौकरशाह विधायक को और सांसद को वैल्यू नहीं देते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ के नौकरशाह, जैसे पूजा सिंघल को देखिए और छवि रंजन को देखिए, ये सब जो इतने लोग फंसे हैं, ये सब भ्रष्टाचार की उपज है। तो एक तरीके से यहाँ पर नौकरशाहों का, कॉरपोरेट का, माफियाओं का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इन लोगों को भी हम लोग बेदखल करने का काम करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे जी। पूछना चाहते हैं। जी। जिस प्रकार से 23 सालों से 1932 का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, बड़े बड़े पार्टी जो है वादा करते हैं हम 1932 लाएंगे, भाजपा आई तो 1985 लाया, और जेएमएम आई तो 1932 का बात कर रहे हैं, और जयराम मातो भी 1932 का बात कर रहे हैं। तो 23 सालों से जो 1932 का मसला चला आ रहा है, वो कभी सॉल्व होगा कि ऐसे ही सत्ता में आने के बाद चेंज हो जाएंगे? देखिए, इसको ऐसे समझिए, 1900 एक सर्कल है, एक मान लिया कि एक गोलाकार जगह है, उसमें एक सेंटर रखा हमने, सेंटर में 1932 को रखा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 1932 के पूर्व के सर्वे वो 1908 भी हो सकता है, 1932 के पश्चात के सर्वे वो 1954 1964 भी हो सकता है। और एक बात और जोड़ रहे हैं, जिला आधारित अंतिम सर्वे। और अगर इसको आप कंक्लूड कर लेंगे सामूहिक स्वरूप में, तो इसके समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बीजेपी 1985 इसलिए करती है कि उसको लगता है कि हमारे वोटर्स जो है वो उस वर्ग के लोग हैं। और जो वर्तमान में सरकार है वो हालांकि कोशिश की थी, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत हिचकती है कि पता नहीं क्या होगा इस स्टैंड के माध्यम से, कहीं हम लोगों को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। तो ऐसे में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं रहेगी, एक बड़ा संकल्प नहीं रहेगा, एक बड़ा सोच नहीं रहेगा, तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम लोग सीधे तौर पर झारखंड के लोगों के लिए निर्णय लेंगे अगर ऐसा कुछ अवसर झारखंड की जनता देती है तो। और इस निर्णय के माध्यम से हम लोग झारखंडी जनमानस को एक तरीके से झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहिए कि हम लोग बहुत प्रतिबद्ध हैं अपनी बातों को लेकर, अपने जुबान को लेकर के, और हम लोग इसे पीछे मुकरने वाले नहीं हैं। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अंत में झारखंड वासियों को क्या कहना चाहिए? झारखंड वासियों को यही कहना चाहता हूं कि झारखंड एक बहुत पीड़ा में है, एक बहुत दर्द में है। झारखंड के लोगों को ना यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, आज वो पलायन से परेशान है। आज जो 15 मजदूर हमारे फंसे हुए हैं वहाँ पर उत्तराखंड में, आज वो 15 मजदूर को अगर यहाँ पर काम मिलता तो वो वहाँ पर जाकर के टनल में नहीं फंसते। आज 15 दिन हो गया उनको 6 इंच के पाइप से
बोतल में डाल करके चना और मूंग और इन सारे चीज़ों से किसी तरीके से जिंदा रखा जा रहा है। तो ये जो बेबसी और पीड़ा है पलायन का, ये एक बहुत बड़ा दर्द है। इसलिए झारखंड के लोगों से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर नेतृत्व के मसले पर एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है और ये परिवर्तन का बीड़ा जेबी केसेस ने उठाया है। आप सभी लोग साथ दीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और अगर हम लोग चुनावी राजनीति में आने का निर्णय ले रहे हैं तो इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, तमाम झारखंड वासियों का एक तरीके से कह सकते हैं कि मोहब्बत चाहिए। ये थे संजय मेहता, जो कि हर आंदोलन में जेबी केसेस का साथ दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा सहयोग किए हैं प्रत्येक आंदोलन में। काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा और आपने भी बारीकी से इनके विचार को सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। बहुत बहुत जोहार।